अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीक 5 का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर 10, इसके अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हमने चेक करना है। दैन हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल्स। ये जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्टाइल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है आपके साथ। और मैंने आपको जो है स्टेक होल्डर्स और उनका रिलेशनशिप जो है प्रोजेक्ट के साथ, उसको भी मैंने रिवाइज किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और स्टाइल जो है इफेक्ट करते हैं। Organizational culture, style and structure. Organizational culture, style and structure influence how projects are performed. तो ये तीन चीज़ें डिसाइड करती हैं किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन किया जाएगा या किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। A project manager should understand these as they affect a project. यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को जानना ज़रूरी है किस तरीके से वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि कल्चर, स्टाइल और स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे इफेक्ट करता है प्रोजेक्ट को। एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिग्री ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी एंड इट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैन आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो मैच्योरिटी है उसका क्या लेवल है, कितने जो हैं लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस हैं, कितनी जो है ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है वो पुरानी है। आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करता है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट के इन्फ्लुएंस के ऊपर। ठीक है, कैन इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट। व्हेन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशंस, जब भी कोई प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है लिंक्ड होता है, द प्रोजेक्ट विल बी इन्फ्लुएंस्ड ऑल ऑफ देम। तो ऑब्वियसली फिर वो सबको ही इफेक्ट करता है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होती हैं उस प्रोजेक्ट के साथ, वो सारी की सारी जो हैं अफेक्टेड होती हैं। Organizational culture is an enterprise environmental factor। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो क्या करता है, ये एक किस्म का एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर एंड स्टाइल में हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोजेक्ट्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। ये दोनों चीज़ें मिल के जो है क्या करती हैं, आपके प्रोजेक्ट के जो आपके जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हासिल करने में आपकी हेल्प करती हैं। कल्चर्स एंड स्टाइल्स आर टिपिकली नोन एज कल्चरल नॉर्म्स। यानी जो आपकी जो है आपकी जो कस्टम्स हैं, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिवायात हैं, ठीक है, वो आप क्या करती हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करती हैं। दैट नॉर्म्स इंक्लूड और व्हाट टू डू कल्चरल नॉर्म्स इंक्लूड। अब सिंपल नॉर्म का वर्ड और कल्चरल नॉर्म का वर्ड जो है वो क्या मीनिंग क्या देता है हमें। यानी नॉर्म्स का मतलब कि आपकी जो रिवायत है, ठीक है, आपकी जो कस्टम्स हैं। और अगर हम बात करें कल्चरल नॉर्म्स की, ठीक है, तो कल्चरल नॉर्म से क्या मुराद है, अ कॉमन नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोच गेटिंग द वर्क डन। किस तरीके से जाना जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी फॉर्म हो गई हैं, ये जानने का जो तरीकाकार है, जो आपकी अप्रोचेज हैं। उसके बाद व्हाट मीन्स आर कंसीडर्ड, ठीक है, किन बातों को क्या समझा जाए, कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर गेटिंग द वर्क डन। ठीक है, क्या टर्म्स यूज की जा रही हैं आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्या शॉर्टकट वर्ड्स आपने रखे हुए हैं, क्या टर्म्स यूज की जा रही हैं, किस बात का क्या मीनिंग लिया जाता है, किस बात का क्या इशारा होता है। ठीक है, तो वो जो आपने शॉर्टकट्स या जो निक नेम्स रखे हुए होते हैं या जो आपने टर्म्स रखी हुई होती हैं किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो सिंबल आपने रखे हुए होते हैं वो क्या हैं। ठीक है, कौन सी चीजें किसको जाहिर करती हैं, हु इज इन्फ्लुएंशियल इज फैसिलिटेटिंग द वर्क गेटिंग डन। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके काम को कंप्लीट होने में। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट नो विच इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द डिसीजन मेकर्स। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से वो लोग हैं जो अप्रूवल्स देते हैं, कौन से लोग हैं डिसीजन मेकर्स हैं, एंड वर्क विद देम
इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट सक्सेस, और उन लोगों के साथ मिलके प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट की सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझता, उसे यही नहीं पता कि कौन बंदा, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन जो है वो अथॉरिटी रखता है, कौन जो है वो सुपीरियर है, कौन जो है वो इन्फीरियर है, ठीक है, किस टीम मेंबर के रोल ज़्यादा हैं, किस टीम मेंबर के रोल कम हैं, तो उसको जो है अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड यूनिक कल्चर, ठीक है, कुछ इदारों के अंदर आप समझते हैं, देखिए हर चीज़ ना एक डिफरेंट वे के अंदर लेके चल रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके जो हायरार्की का लेवल, उनकी डेजिग्नेशंस के नाम, वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दैट मैनिफेस्ट इन न्यूमरियस वेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू शेयर्ड विजन्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपस में शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पर कोई इतना रिजर्व्ड एनवायरनमेंट नहीं होता, फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सब के लिए जो हैं वो सेम हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, सब उन सब की एक्सेस के अंदर हैं। व्यू ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एंड वर्क एथिक्स एंड वर्क आवर्स, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, डिफाइंड होती हैं, डिक्लेयर्ड होती हैं, ठीक है, और पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो, कि वो शेयर करते हैं आपकी जो है, और ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हर एम्प्लॉय के पास होती है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, या बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें शेयर नहीं होती, कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ होता है, ठीक है, उनकी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, प्रोसीजर्स नहीं पता होते, अथॉरिटीज़ सही तरीके से डिक्लेयर नहीं होती, बस जी जो जो जिसके दिल में आता है समझ लें कि वो अपनी जो है वो रोल को प्ले कर रहा होता है, ठीक है, कभी कहते हैं जी ये भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है, कभी ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है, तो पहले से कोई चीज़ जो है वो सारी डिफाइन नहीं करके रखी हुई होती। कभी कहते हैं जी सुबह आओ और जाने आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्टली टाइमिंग को जो वीकली आवर्स हैं आपके, उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, इसको हम थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे। The following sections describe organizational characteristics, factors, and the assets within an enterprise that are likely to influence the project. कौन-कौन से? Number one, organizational culture and its style, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन, किस तरीके से लोग आपस में बातचीत करते हैं, क्या टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में अंदर लेकर आते हैं या वर्बल फॉर्म में लेकर आते हैं। कई दफ़ा होता है जी प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा जी ये टास्क परफॉर्म कर लो, तो उसकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं विदाउट द इंटीमेशन थ्रू ईमेल और पेपर वर्क, ठीक है, तो पेपर वर्क को जो है वो फॉलो नहीं करते, वर्बली जो इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं उन्हीं को फॉलो करके काम को स्टार्ट कर दिया जाता है, जबकि कुछ जगहों पे जो है वो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट वे में लेके आया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैटर करता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है आपके एसेट्स को एक्सेस करने का, ठीक है, देखें कि आपने कई जगहों पे है जी, आपने जो है ओपन एक्सेस है हर चीज़ की, ये प्रिंटर्स है जी, आपकी डिवाइसेस हैं जी, आपकी रिसोर्सेज हैं जी, ठीक है, सारे के सारे आपकी जो है पोर्टफोलियोज हैं, तो वो सबको एक्सेस करना, रजिस्टर के आपकी जो टेंडर्स के जो सिस्टम्स हैं, आपकी जो पेज के सिस्टम्स हैं, सबको जो है वो आप जो है वो इजीली एक्सेस कर पाते हैं। कई जगहों पर इन चीज़ों को भी एक्सेस करना जो है वो आपके लिए टू डिफिकल्ट होता है। एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो हैं आपके, एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट के इन्फ्लुएंस के ऊपर, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो आपका आपके आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये सारी चीज़ें मिलके डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से आपकी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन आर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स, हमेशा जो है हर चीज़ सीक्वेंस में होती है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है ऑफ एंटिटीज, पर्संस एंड और डिपार्टमेंट्स, यानी सारी चीज़ जो है कि वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। ऑर्गेनोग्राम का मीनिंग सुना होगा आपने, ऑर्गेनोग्राम होता है एक चार्ट होता है, चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे हायर अथॉरिटी, फिर उससे हायर लोअर अथॉरिटी, फिर उससे लोअर अथॉरिटी, फिर उससे लोअर अथॉरिटी, तो हर एक चीज़ की जो है हायरार्की जो है, तरतीब जो है वो डिफाइन की जाती है, विच में इन्वॉल्व अंडरटेकन प्रोजेक्ट, किस तरीके से जो है उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर चलना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज शेप्ड बाय द कॉमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
हमेशा जो क्या करती है इदारे जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को अपग्रेड करते हैं, पॉलिसीज़ को अपग्रेड करते हैं। यानी कि जो उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो उनके एक्सपीरियंस गुज़रता है, उन एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के स्ट्रक्चर को अप टू डेट करते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड यूनिक कल्चर ओवर टाइम बाय प्रैक्टिस एंड कॉमन यूसेज। ठीक है जी? तो जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पुरानी होती जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो मैनेजमेंट के लेवल के लोग जो है वो समझदार होते जाते हैं, एक्सपीरियंस होते जाते हैं और चीज़ों को जो है वो अपग्रेड करते रहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्टाइल। देखा जी कि आपकी जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है उसकी तरक्की का जो राज है वो हमेशा कहाँ छुपा हुआ होता है कि किस तरीके से वो लोग आपस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है कि हर चीज जो है वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड होती है हर चीज को जो है वो एक उसका प्रूफ होता है। ठीक है, especially in the face of globalization of the project management profession। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है इसके अंदर ये चीज है कि हर चीज को जो है वो आपने डॉक्यूमेंटाइज करना है। ठीक है, बिना आपने ब्लैक एंड व्हाइट के कुछ भी जो है क्यूरी पास नहीं करनी। कल को जो है फॉर एग्जांपल आपका जो है एम्प्लॉय या टीम मेंबर कह दे जी सर ने तो मुझे ये कहा ही नहीं, ये काम दिया ही नहीं, ये टास्क मेरा नहीं था, ये तो फला का था, ये फला का था, ये फला का था। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए, ये सारे झंझट से बचने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन स्टाइल को आपने बेहतर करना है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, विच कैन इफेक्ट, और जो क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस हाउ प्रोजेक्ट्स आर कंडक्टेड। और ये फैक्टर्स बताते हैं, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताते हैं कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है, प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे जो है वो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, एंटरप्राइज यानी कि कारोबारी लेन देन के जो अवामिल हैं या जो पैरामीटर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला जो पैरामीटर है वो क्या है जी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें सब की मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा और डिफरेंसेस भी बताऊंगा, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम जो है ये पैरामीटर जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं इन सारी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहले व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बाय टू बाय अंडरस्टूड, क्यों जानना जरूरी है। in affect the availability of resources in affect the availability it affect the availability of resources and influence how projects are conducted। क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं, उनको एक्सेस करने में हमें प्रॉब्लम आती है, अपने प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने में, रन करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने वो सारे काम कैसे करने हैं उसको समझने के लिए हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से जी हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रेंजेस फ्रॉम फंक्शनल टू प्रोजेक्टाइज्ड। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे आपके डिफरेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के समझ लें स्ट्रक्चर के लेवल्स हैं। इन इन तरह की आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब ये फंक्शनल से लेकर प्रोजेक्टाइज तक जिस सारा का सारा जो प्रोसेस है ये डिफरेंट वेज पे यानी डिफरेंट सिनेरियोज पे डिपेंड कर रहा होता है, विद अ वैरायटी ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बिटवीन देम, कि इनके दरमियान कौन से मैट्रिक्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से क्या मुराद है ये मैं क्लियर करता हूँ आपको, अभी परेशान ना हो। तो किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर हैं ये आपके वेरी करते हैं, डिफरेंट हैं, फंक्शनल से लेके प्रोजेक्टाइज तक। ठीक है, कि आपके ये सारे के सारे कैसे इफेक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट को। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसके बाद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। तो यहां से लेके किस तरीके से इस तरफ जो है आप मूव करते हैं।
मैट्रिक्स के अंदर फिर वीक भी आ जाता है, बैलेंस भी आ जाता है, स्ट्रॉन्ग भी आ जाता है, कंपोजिट भी आ जाता है, ओपन भी आ जाता है। तो फिर आपके जो है किस तरीके से फंक्शनल आपके ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट किया जाता है प्रोजेक्टराइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी? सबसे ऊपर देखो हायर अथॉरिटी किसकी है जी? चीफ एग्जीक्यूटिव की है। ठीक है, इसको भी ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ इसको ऑर्गेनोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बताई हुई होती है कि हायर अथॉरिटी कौन है, उससे लोअर अथॉरिटी कौन है, उससे लोअर अथॉरिटी कौन है। ठीक है, तो अब जो है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे आपका फंक्शनल मैनेजर होता है। ठीक है, ये भी फंक्शनल मैनेजर है, ये भी फंक्शनल मैनेजर है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर हैं, ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है, ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, एक्चुअल में सारे के सारे ही आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। ये जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट कर रहे होते हैं सीईओ को। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो आपके डिफरेंट स्टाफ हैं, हर फंक्शनल मैनेजर के नीचे उसका एक अपना स्टाफ है। अब ये कुछ व्हाइट बॉक्सेस हैं और कुछ ग्रे बॉक्सेस हैं। तो ग्रे बॉक्सेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टाफ इंगेज्ड इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो कुछ होते हैं आपके स्टाफ इंगेज्ड होते हैं, कुछ आपके जो स्टाफ हैं वो फ्री होते हैं। तो आपने इनको, इस फंक्शनल मैनेजर का काम ये है कि इसने इनको अपने लोअर स्टाफ को, अपनी टीम मेंबर्स को, जो इंगेज हैं और जो अनएंगेज हैं, उन सबको मिलाकर चलना होता है। ठीक है, देखना होता है, ये नहीं कि एक बंदा इंगेज है ऑलरेडी उसके ऊपर और बर्डन डाल दिया और बर्डन डाल दिया और बर्डन डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शनल आपका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके अंदर आपके फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की की पॉइंट्स क्या हो सकती हैं? ईच एम्प्लॉई हैज वन क्लियर सुपीरियर यूनिटी ऑफ कमांड। उसको पता है कि उसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी है, किसको वो जवाब दे है, किसके लिए वो काम कर रहा है, किस ब्रांच के अंदर वो काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, किस डोमेन में वो काम कर रहा है, किस तरह के टास्क उसे मिलेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड बाय स्पेशलिटी। फिनांस की ब्रांच अलहदा है, एचआर की ब्रांच अलहदा है, मार्केटिंग की अलहदा है। तो अगर हम देखें कि ये फंक्शनल मैनेजर जो है ये फॉर एग्जांपल एचआर को डील कर रहा है, ये फिनांस को डील कर रहा है, और ये किसी दूसरी ब्रांच को डील कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो है वो आपकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। हर ब्रांच के अंदर फिर डिफरेंट आपके एम्प्लॉयज होते हैं, यानी स्टाफ मेंबर्स होते हैं। ईच डिपार्टमेंट विल डू इट्स प्रोजेक्ट वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट अपना अलहदा से काम कर रहा है। देखें, फिनांस वाला अलहदा काम कर रहा है, एचआर वाला अलहदा कर रहा है, और आपका मार्केटिंग वाला अलहदा कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में सारे के सारे फंक्शनल मैनेजर जो हैं हायर अथॉरिटी के, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, और तीनों जो है वो मीटिंग्स का पार्ट होते हैं जब भी सीईओ उन्हें बुलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इजियर मैनेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, कि हर एक मैनेजर को अपनी टीम को कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाता है, कि उसने सिर्फ फिनांस से रिलेटेड ही टास्क परफॉर्म करने, एचआर के साथ ताल्लुक नहीं है, मार्केटिंग के साथ ताल्लुक नहीं है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है जी? पीपल प्लेस मोर एम्फोसाइज ऑन देयर फंक्शनल स्पेशलिटी टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। कि पीपल जो है वो इंतहाई स्पेशलिस्ट ढूंढने पड़ते हैं कि जिनका एक्सपीरियंस फिनांस के अंदर ही हो। एचआर वाला बंदा फिनांस में नहीं लगा सकते आप, मार्केटिंग वाला बंदा एचआर में नहीं लगा सकते। टीम मेंबर्स रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर, कि जो भी टीम मेंबर होगा वो अपने एक ही सुपरवाइजर को जवाबदेह होगा। नो कैरियर पाथ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह के जो लोगों का जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर देखो क्या है, वो तो सारों को डील कर रहा होता है। उसने अपनी कॉस्ट की टीम को भी कंट्रोल करना है, उसने अपनी डिजाइनिंग को भी कंट्रोल करना है, उसने अपनी कोडिंग वाले को भी कंट्रोल करना है, उसने अपनी मार्केटिंग वाले को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इनसे ऊपर है। सिमिलर रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड। कुछ चीजें जो आपकी कॉमन होती हैं, एज अ कंपनी इज ग्रुप्ड बाय स्पेशलिस्ट, और कंपनी के अंदर डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ लिटिल आर नो अथॉरिटी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की या तो बहुत कम अथॉरिटी होती है, या बहुत आपकी लो अथॉरिटी होती है। कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर देखें, इसके अंदर हमने सिर्फ फिनांस का लगाया है, तो वो फिनांस की चीज़ों को ही डील कर सकता है, वो बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जा सकता, इसकी ब्रांच में वो टांग नहीं अड़ा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी डोमेन में चल रहा होता है। क्लियरली डिफाइंड कैरियर पास इन एरियाज ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन।
तो उन्हें पता होता है कि उसकी प्रमोशन जो है वो नेक्स्ट किस फेज के ऊपर होनी है, क्योंकि वो एक ही डोमेन में जा रहा है। पहले फिनांस का सिस्टम मैनेजर होगा, फिर डिप्टी मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर डायरेक्टर होगा, फिर डिप्टी डायरेक्टर होगा। तो इस तरीके से वो एक ही डोमेन के अंदर चल रहे होते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ये है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो सकती है, ये क्या थी, ये हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर आपका सेम है, और आपके पास जो है प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन जो है वो इस पूरे के पूरे सर्कल की जो आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, यानी ये स्टाफ जो है इसके साथ ये सारे आपस में जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं। ग्रे बॉक्स रिप्रेजेंट स्टाफ एंगेज इन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है, सारे के सारे लोग जो है वो वेले नहीं होते, वो सारे के सारे आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर इसके ऊपर लगाया जाता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो मिलके कर रहे होते हैं। ठीक है, मिलके करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही कोडिंग स्टार्ट कर देता है या प्रोजेक्ट मैनेजर डिजाइनिंग कर देता है, बल्कि इसको इसकी हर एक्टिविटी का पता होता है। ठीक है, यही इनको काम असाइन कर रहा होता है। प्रीवियस में क्या था, इसके दिए हुए कामों को ये लोग आपस में डिवाइड करके बैठे हुए थे। ठीक है, और ये इसको रिपोर्ट कर रहा था, अभी भी ये रिपोर्ट इसी को कर रहा है, लेकिन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है। देखते हैं कैसे, कि टीम मेंबर्स आर को लोकेटेड, टीम मेंबर्स आर को लोकेटेड, पास पास काम कर रहे हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट वर्क, बहुत से जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव ग्रेट डील ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है पीएम के पास। प्रोजेक्ट आई उसमें अथॉरिटी नहीं थी, पिछले में फंक्शनल में वो सारी की सारी अथॉरिटी सीईओ के पास थी। प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन हैव ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट दीज ग्रुप्स आइदर रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हों, जैसा कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में बताया था कि एक फंक्शनल मैनेजर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन होगी, एचआर होगी या मार्केटिंग होगी या आपके पास जो है फिनांस होगा। तो इसके अंदर जो है आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक से ज्यादा जो है आपके पास रोल्स हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे, एफिशिएंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लॉयल्टी होगी प्रोजेक्ट के साथ, मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन फंक्शनल, ये उससे बेहतर है, फंक्शनल से ये बहुत बेहतर है। नो होम व्हेन प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, जब तक आपका जो है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा आप घर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी छुट्टी का कंसेप्ट नहीं है, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। लैक ऑफ द प्रोफेशनलिज्म इन डिसिप्लिन। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ फैसिलिटीज एंड जॉब फंक्शंस, हो सकता है कि आपको मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़े। उसमें क्या था, स्पेशलाइज से आप स्पेशलाइज एक ही डोमेन के अंदर आप सारे के सारे काम कर रहे थे। लेस एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो इसमें आपके रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो हर तरफ ज्यादा होगी, हर टीम मेंबर जो है वो हर रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद आपके पास जो तीसरी जो चीज थी इनके दरमियान में, वो थी आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या हैं जी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर ए ब्लेंड ऑफ, दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं आप। इनका फायदा क्या होगा, हाईली विजिबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, ये इसको यूटिलाइज करके आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। मोर सपोर्ट फ्रॉम द फंक्शनल एरियाज, फंक्शनल एरिया से बहुत बेहतर है ये। मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकती है मेंबर्स के दरमियान, स्टाफ के दरमियान। बेटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, के टीम मेंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन, अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन, उसके बॉस के साथ कम्युनिकेशन। ठीक है, और आप जो है टीम मेंबर्स मेंटेन अ होम, तो एक घर जैसा माहौल जो है वो आप पैदा कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे, एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, मोर देन वन बॉस फॉर अ प्रोजेक्ट टीम, एक से ज्यादा बॉस भी हो सकते हैं। मोर कम्प्लेक्स टू मॉनिटर द कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए जो है वो आपको ज्यादा कम्प्लेक्स है ये। टफ प्रॉब्लम्स विद रिसोर्स एलोकेशन, नीड एक्सटेंसिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी इसके लिए आपको ज्यादा पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ज्यादा प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। फंक्शनल मैनेजर्स में हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स।
ठीक है। हाई पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें जो है आपके जो कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? देखिए कि ये स्टाफ जो है इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये स्टाफ इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। तो ये है आपके प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। इस तरह से अगर आपस में ये मेंबर इस डिपार्टमेंट के मेंबर के साथ मिलके काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है? मेंटेन मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल मोर ऑफ अ कोऑर्डिनेटर और एक्सपेडिटर देन दैट द ट्रू प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसकी जो कोऑर्डिनेशन है आपकी, वो जो है वो आपकी जो है इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जितनी ज़्यादा जो है आपके स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट आपस में हो रही होती है। ठीक है। और स्टाफ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी स्टाफ के लेवल के ऊपर आकर काम कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपका स्टाफ के लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर में और स्टाफ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, सब के सब लोग जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये सारे के सारे लोग आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन। जबकि प्रीवियस में क्या था, स्टाफ लेवल पे कम्युनिकेशन हो रही थी, तो इसलिए हमने उसको नाम वीक का दिया था। और अगर जो है स्टाफ के साथ आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी मिलके काम कर रहा है, तो ये बैलेंस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या हो सकता है जी, बैलेंस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइजेस दैट नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, कि जहां उसकी जरूरत पड़ेगी पीएम की वहां उससे काम लिया जाएगा। बट इट डज नॉट प्रोवाइड द प्रोजेक्ट मैनेजर विद द फुल अथॉरिटी। ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके पास जो है वो फुल अथॉरिटी जो है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड द प्रोजेक्ट, ये जो है ये मैट्रिक्स बैलेंस मैट्रिक्स जो है वो किसी भी पीएम को फुल अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करती ओवर द प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट फंडिंग। ओवरऑल अथॉरिटी जो है फिर भी आपके जो है फंक्शनल मैनेजर के पास और आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी जो टाइप है वो है आपके पास स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में क्या है जी, ये सारे का सारा जी आपका पीएम का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ये सारे का सारा पीएम्स का ग्रुप बना हुआ है, मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। इनके ऊपर भी एक मैनेजर होता है, ये उसको जवाबदेह होते हैं। ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की कोऑर्डिनेशन जो है, जिस तरह हमने बैलेंस के अंदर देखा था, यानी बैलेंस भी है और इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर भी एक मैनेजर लगा दिया है। ठीक है, जो कि सीईओ के रिपोर्ट करता है। तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के? हैव मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि इसके अंदर कुछ जो खूबियां हैं वो प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की हैं, कि सारे की सारी जो अथॉरिटीज हैं वो तो अपर लेवल के ऊपर चली गई, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो अथॉरिटीज हैं वो उतनी ज्यादा नहीं रही। ठीक है। कैन हैव अ फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर विद कंसिडरेबल अथॉरिटी, कि उसके पास जो है वो फुल टाइम आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसकी जो अथॉरिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। कैन हैव फुल टाइम प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो वो भी एक किस्म का एक स्टाफ ही है। ठीक है। तो ये जो है आपके पास जो मैंने 3 से 4 तरह के आपको मैंने मैट्रिक्स बताए, वीक बताया, बैलेंस बताया, स्ट्रॉन्ग बताया, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। और अगर हम इसका कंपैरिजन करवाएं किसके साथ, आपके फंक्शनल के साथ और प्रोजेक्टाइज के साथ, तो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्फ्लुएंस होती है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा मैट्रिसेस का और फंक्शनल का और प्रोजेक्टाइज का। अब कंपैरिजन ये करना है कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर असरअंदाज होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी जो है वो देखें किसमें ज्यादा है जी, फंक्शनल में तो बिल्कुल ही कम है ही नहीं, इसमें लिमिटेड है, इसमें लो टू मॉडरेट है, इसमें मॉडरेट टू हाई है, इसमें हाई टू ऑलमोस्ट टोटल है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो प्रोजेक्टाइज में है। ठीक है। तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी इसमें है ही नहीं, इसमें लिमिटेड है, इसमें मॉडरेट है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद हु कंट्रोल द प्रोजेक्ट बजट, इसमें फंक्शनल मैनेजर कंट्रोल करता है, इसमें भी फंक्शनल मैनेजर करता है, इसमें दोनों मिलके करते हैं, इसमें पीएम करता है और इसमें भी पीएम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल इसमें पार्ट टाइम के तौर पे काम कर रहा है, इसमें भी पार्ट टाइम पे, इस पे फुल टाइम है, इस पे भी फुल टाइम है और इस पे भी फुल टाइम के तौर पे काम कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका, वो यहाँ पर देखें वो भी यहाँ पर फुल टाइम काम कर रहा होता है। तो देखें कि आपकी प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेज हैं
जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो असरअंदाज होता है। ठीक है? तो अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसके जो कल्चर है, उसके जो स्कोप है आपका, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो या जो उसकी कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, या जो आपस में जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का जो तरीकाकार है, वो कैसे असरअंदाज होता है आपके प्रोजेक्ट की डिफरेंट फेजेस के ऊपर। ठीक है? तो अब एक कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक देखिए कि ये प्रोजेक्ट बी की कोऑर्डिनेशन हो रही है और ये प्रोजेक्ट ए की कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो है स्टाफ स्टाफ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहा है और यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर स्टाफ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है और प्रोजेक्ट के आपस में स्टाफ जो है एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन। कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्ट्रक्चर भी जो है ये भी बहुत अच्छा है अगर इसको भी अडॉप्ट किया जाए तो। ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन करके नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।